नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एसटी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की, क्योंकि हम सबको पता है जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पैट होने वाला होता है। आज के टाइम भारत में चाहे सेंटर लेवल का एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। तो आज से एक नई सीरीज हम शुरू करेंगे जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की जो डेली डोज है वो आपको दी जाएगी। और ये डोज हमारा एग्जाम क्रैक जो हमें करवाएगा, ये वो वाला डोज है। थोड़ी कड़वी हो सकती है, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, टफ हो सकते हैं, लेकिन कड़वी डोज लेनी जरूरी होती है। याद है ना, जो कड़वी डोज होती है, कड़वी दवाइयां जो होती हैं, वही हमें बुखार से ठीक करवाती हैं। और ये ऐसी ही डोज अब से तुम्हें रोज मिला करेगी, जो जब तक तुम्हें लेनी पड़ेगी जब तक तुम किसी सरकारी जॉब पर नहीं पहुंच जाते हो। ओके, तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की पहली क्लास में। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बताइए। उम्मीद है अब तक आंसर लगा दिया होगा, है ना, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। आंसर है स्पेन। फाइनल हुआ था स्पेन और इंग्लैंड के बीच में, तो स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो फाइनली विजेता कौन रहा? स्पेन। अब ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन जरूरी थोड़ा नहीं कि क्वेश्चन यहां से ही आएगा। क्वेश्चन तो फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित बहुत सारे बन सकते हैं, और वैसे भी फीफा या फुटबॉल, फुटबॉल है ना ये, तो ये इतना इंपॉर्टेंट एक तरीके से टूर्नामेंट होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनसे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन जो 2023 में हुआ है वो एयू मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। तो इस बार 2023 में जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है उसका आयोजन कहां किया गया है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये कौन सा टूर्नामेंट था? ये नाइन्थ नंबर का टूर्नामेंट था। ऑलरेडी इससे पहले 8 टूर्नामेंट हो चुके हैं। इसमें टोटल कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है? अगर मैं टीम्स की बात करूं तो टोटल टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है 32। और फिर फाइनली इस टूर्नामेंट में कौन सी टीम जीती? इसमें जीती स्पेन। ओके, अच्छा मैं बात करूं इससे पहले, अच्छा हर चौथे साल होता है ये, तो इससे पहले की मैं बात करूं 2019 में, भाई अब हुआ है 2023 में, तो इससे पहले 2019 में हुआ होगा, तो 2019 में ये हुआ था फ्रांस में, और अब 2023 में हुआ है, तो इसके बाद कब होगा? 2027 में। ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कहां होगा। ओके, और मैं बात करूं फीफा वर्ल्ड कप मेल, इससे पिछले साल 2022 में हुआ था, वो हुआ था कतर में, और उसे किसने जीता था? अर्जेंटीना ने फ्रांस को फाइनल में हरा के। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? बताओ फटाफट आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ए के गोयल, जस्टिस ए के गोयल, मतलब जस्टिस अजय कुमार गोयल। एनजीटी, अगर अच्छा मैं एनजीटी के बारे में बात करूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अच्छा, एनजीटी की जो स्थापना हुई थी, एनजीटी एक्ट, ये आया था 2010 में, और एक तरीके से भारत में पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, पर्यावरण को सिक्योर करने के लिए एक संस्था है। और हमेशा याद रखना, एनजीटी का कोई भी अध्यक्ष बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होने चाहिए। तो ये जो जस्टिस ए के गोयल हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं, तो यहां का अध्यक्ष तभी बनेगा कोई जब कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो। ओके, तो ये है एनजीटी, पूरे देश में एनवायरमेंट से संबंधित सब चीजें यही देखती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? बताओ, किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? और आपके सामने ऑप्शन है ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताओ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत न्यूज में है ये। क्या आंसर है इसका? ऑयल इंडिया लिमिटेड। अच्छा, 13वीं कंपनी,
आप हमें अब ये याद रखना है कि ऑलरेडी जो पहले 12 थी, इसका 13वां का तो नाम इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे पहले जो 12 कंपनी रह चुकी हैं ऑलरेडी, जो महारत्न कंपनी है, इनके नाम भी हमें याद करने हैं। तो अगर हम ये लिस्ट देखें तो जो पहली, एक तरीके से ये जो 13 की 13 कंपनियां ना महारत्न, उनके ही नाम लिखे हुए हैं। तो इनमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे कहा जाता है भेल, दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड ही कहा जाता है इसे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आरईसीएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी, और फाइनली न्यूएस्ट जो इसमें कंपनी जुड़ी है वो कौन सी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अच्छा, अब आप सोचेंगे नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, ये होती क्या है आखिर और कैसे बनती है? केवल सरकारी कंपनी, केवल सरकारी कंपनी ही बन सकती है। हुआ क्या, साल था 1997, 1997 में केंद्र सरकार ने दो अलग अलग कैटेगरी बनाई। एक तो बनाई मिनी रत्न और एक बनाई नवरत्न। नवरत्न दो अलग अलग की, जो कुछ छोटी सरकारी कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उन्हें डाल दिया मिनी रत्न में, और जो बड़ी कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी उन्हें बना दिया नवरत्न। तो 1997 में 9 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया था, इसलिए इसका नाम नवरत्न पड़ा। अब हुआ क्या, ये कंपनी सरकारी कंपनी होनी चाहिए, तो सरकारी कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रही थी, इसलिए इन्हें कुछ और ज्यादा अधिकार दे दिए दूसरी सरकारी कंपनियों से। लेकिन टाइम बीतता गया तो इसमें नवरत्न में और कंपनियां ऐड होती रही, लेकिन फिर यह देखा गया कि इन नवरत्नों में से भी बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में। तो इसमें से भी जो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही थी उन कंपनियों को निकालकर एक अलग कैटेगरी बना दी गई, महारत्न। ठीक है, महारत्न। तो महारत्न जो कैटेगरी बनी है वो 2010 में बनी है, और महारत्न बनने के लिए कंपलसरी है कि पहले उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो नवरत्न और मिनी रत्न इनका कंसेप्ट आया था 1997 में, लेकिन महारत्न का कंसेप्ट आया था 2010 में। और महारत्न आज के टाइम पे कितनी, ये 13 कंपनी है। और महारत्न कैसे बना जाता है, कोई कंपनी महारत्न कैसे बन सकती है, तो उसको अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहले नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए, सबसे पहले उसे नवरत्न होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट महारत्न बन जाएगी। दूसरा, लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब भारत के शेयर मार्केट में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओके, एन एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 25,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, मतलब पिछले 3 सालों में, पिछले 3 सालों का एवरेज, ठीक है, तो पिछले 3 सालों का जो औसतन एनुअल टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। फिर एक और शर्त क्या है, पिछले 3 साल में एवरेज एनुअल नेटवर्थ, जो टोटल आय है टैक्स वगैरह ये सब करके, ये मोर देन 15,000 करोड़, मतलब 15,000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ होनी चाहिए पिछले 3 सालों में औसतन। इसके बाद में एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोर देन ₹5,000 करोड़, मतलब पिछले 3 साल का जो औसत लाभ है वो 5,000 करोड़ होना चाहिए। और शुड हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस, मतलब ऐसा नहीं केवल भारत में हो, विदेशों में भी इस कंपनी की कोई ब्रांच वगैरह होनी चाहिए। तो अगर कोई कंपनी ये सारे जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करती है तो उस कंपनी को नवरत्न से ऊपर करके महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? बताओ, ये तो फेवरेट क्वेश्चन आ गया, हाँ, लड्डू वाला, ब्रिक्स। बताओ 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ था? वेरी गुड, आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ओके, ब्रिक्स। नेक्स्ट इसी से क्वेश्चन है ब्रिक्स से, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स समिट 2023 में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला हुआ है। ओके, ब्रिक्स का विस्तार किया गया है और सारे देशों को इसमें शामिल किया गया है।
तो यही पूछा जा रहा है, इसके अनुसार कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया जाएगा? बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। वेरी गुड, आंसर है 6। और 6 देश कौन कौन से शामिल किए गए हैं? 6 देशों में देखूं तो एक तो 2022 में जिसने फीफा वर्ल्ड कप जीता है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हो गया। दूसरा देश जो हो जाएगा वो हो जाएगा इससे क्या नाम है, अफ्रीका से। अफ्रीका से है इथियोपिया। ठीक, दूसरा हो गया इथियोपिया। जो तीसरा देश है वो है मिस्र, मतलब इजिप्ट। मिस्र हो गया। नंबर 4 है सऊदी अरब। और अगर सऊदी अरब आएगा तो कंफर्म है यूएई तो आना ही है। जैसे हमेशा यूपी और बिहार साथ साथ चलते हैं, ऐसे ही सऊदी अरब और यूएई भी हमेशा साथ साथ चलते हैं। और छठा देश है इसमें ईरान। ईरान। तो ये 6 देश है जिन्हें शामिल किया गया है कहां पर? ब्रिक्स में। तो आज के टाइम ब्रिक्स में 5 सदस्य पहले से थे और अब ये और जुड़ गए, तो टोटल कितने हो गए? अब हो गए हैं 11 सदस्य। क्लियर? तो ब्रिक्स, अच्छा ब्रिक्स की मीटिंग पता है क्या? देखो इसकी फुल फॉर्म क्या थी, बीर RICS। अच्छा ये जो देश है ना अभी नहीं जुड़े हैं, ये ऑफिशियली ब्रिक्स का मेंबर बनेंगे 1 जनवरी 2024 से। ओके, और मैं बात करूं ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की जब स्थापना हुई थी तो ये केवल ब्रिक था, BRIC। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये केवल ब्रिक था। और इसकी स्थापना हुई थी 2006-7 में। इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 2009 में हुई थी रशिया में। तो रशिया में मीटिंग हो गई। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी कहा कि जी हमें भी ले लो, अभी ब्रिक अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें एक बार ना एस और लगा दो तो पढ़ के देखो कितना बढ़िया लगेगा। तो बाकी के 4 देशों ने भी सोचा हाँ यार साउथ अफ्रीका के ले लो, बढ़िया है। तो हुआ क्या, 2010 में ये जो ब्रिक था ये बन गया ब्रिक्स। तो साउथ अफ्रीका की इसमें एंट्री हुई है 2010 में, और फिर फाइनली 2023 में 6 देश इसमें और ऐड हो गए। ओके, तो ये है ब्रिक्स पहला समिट। अच्छा पता है इसका समिट कैसा होता है? देखो जैसे इस बार हुआ है साउथ अफ्रीका में, तो अगली बार होगा ये ब्राजील में, फिर उसके बाद रशिया। अब न्यू मेंबर आ गए तो देखते हैं इसकी क्रोनोलॉजी कैसे बनती है, वरना नॉर्मली ऐसा ही होता था कि मान के चलो पहले ब्राजील में हुआ, उसके बाद रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे ही ये घूमता रहता था ब्रिक्स का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? यह उनका बहुत बड़ा सम्मान है उस देश का, ऑर्डर ऑफ ऑनर। बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बताओ, नहीं पता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये प्रधानमंत्री, अच्छा नाइल आ गया है तो नाइल मतलब नील नदी, तो नील नदी मतलब मिस्र, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया था मिस्र के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को जो ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया है ये दिया गया है ग्रीस के। इसमें कंफ्यूज मत कर जाना, दोनों ने ही, ग्रीस ने भी और मिस्र ने भी, दोनों ही नागरिक सम्मान दिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन जो ग्रीस ने दिया है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑनर, लेकिन जो मिस्र ने दिया है उसे है ऑर्डर ऑफ नाइल। और नाइल नील नदी से भी समझ जाएंगे, नाइल इंग्लिश में कहते हैं नाइल, हिंदी में नील, तो नाइल रिवर या नील नदी से समझ जाएंगे आपकी किससे संबंधित है ये, मिस्र से या इजिप्ट से। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन या चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की पहली चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? बताओ, बताइए। नहीं पता है? अरे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जया वर्मा सिन्हा, ये बनी है इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष है वो।
इससे पहले जितने भी अध्यक्ष थे वो सारे के सारे पुरुष थे। ओके, अब मैं बात करूं रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1905 में हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। और आज के टाइम पे भारत में रेलवों को, जो रेलवे है, रेलवे नेटवर्क है, इसे कितने जोन्स में बांटा गया है? 19 जोन्स में। ओके, तो भारतीय रेलवे को वर्तमान समय में 19 जोन में बांटा गया है। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, और पहली बार इसकी कोई महिला अध्यक्ष बनी है जिसका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं, बताओ। क्या आंसर है इसका? वेरी गुड, यही है आंसर, निगार शाजी। तो आदित्य L1 जो हमारा पहला सूर्य मिशन है, इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो है निगार शाजी। ये हमारी महिला साइंटिस्ट निगार शाजी, मतलब इसरो की साइंटिस्ट। ओके, और ये हमारा आदित्य L1। अच्छा, आदित्य L1 से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ। सूर्य और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन ये जो आदित्य L1 है, ये पृथ्वी से यहां इस जगह आगे इकट्ठा हो जाएगा। ये है आदित्य L1, यहां पे जाके ये रुक जाएगा और यहीं पे सन की स्टडी करेगा। यहां से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 लाख किलोमीटर। तो ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा और यहां से सूर्य की स्टडी करेगा। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, L1 का मतलब क्या है? लैग रेंज पॉइंट। ऐसे 4 पॉइंट हैं जहां पर ये सैटेलाइट रुक जाएगा। तो L1 है यहां पर, L2 है यहां पर, L3 यहां, L4 यहां, तो L1। मतलब अगर यहां पर 15 लाख किलोमीटर दूर अगर हमने यहां पर सैटेलाइट सेट कर दिया, इसका मतलब ये सूर्य के सापेक्ष फिक्स हो जाएगा। सूर्य के ही चारों चारों तरफ ये ऐसे ही घूमता रहेगा। इसीलिए इसे नाम दिया गया है L1। L1 का मतलब है लैग रेंज पॉइंट। जिस पॉइंट पर इस सैटेलाइट को स्थापित स्टैब्लिश किया जाएगा उसी का नाम है L1। और L1 क्लास या L1 कक्षा कितनी दूर है? 15 लाख किलोमीटर दूर है। ओके, और इसे किस रॉकेट से भेजा गया है? तो जो ये आदित्य L1 है, इसे, ये आदित्य L1, असली में जो रॉकेट सैटेलाइट होता है वो तो यहां पे होता है, ये तो पूरा का पूरा रॉकेट है। इसे किससे भेजा गया है? PSLV C57। PSLV-C, PSLV रॉकेट का नाम है। और इस रॉकेट की ये 57वीं उड़ान थी। ऑलरेडी 56 उड़ानें पहले हो चुकी हैं। क्लियर? तो ये है आदित्य L1। अच्छा, क्वेश्चन और है, भारत में जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, सैटेलाइट जो लॉन्च होते हैं वो कहां से होते हैं? बताइए, उस जगह का नाम क्या है? वेरी गुड, श्री हरिकोटा आइलैंड है ये ना, ये श्री हरिकोटा, ये आइलैंड का नाम है। और यहां पर अंतरिक्ष केंद्र है ना, जहां से लॉन्च होता है, ये पूरा का पूरा अंतरिक्ष केंद्र है। उस अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो श्री हरिकोटा जो आइलैंड है, ठीक है, श्री हरिकोटा में एक ये जगह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहां से ही सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं भारत के। चंद्रयान 3 भी यहां से ही लॉन्च हुआ था, ठीक है, मंगलयान भी यहां से ही लॉन्च हुआ था। और सारे के सारे, चाहे आदित्य, जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो यहां से ही लॉन्च होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताओ। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? एंड आंसर इज नीरज चोपड़ा। और अभी अभी एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अच्छा, इसमें गोल्ड तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन ये जो चैंपियनशिप है आखिर ये हुई कहां थी? तो हम देखें तो ये चैंपियनशिप
का लोगो हो गया है। ये चैंपियनशिप हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट 223, बस मतलब इसका 2023 में हुई थी। और बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी। तो ये यूरोप के हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट में हुई थी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और पहली बार इसमें किसी भारतीय ने जो है वो जीता है, और उनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। ओके। और वैसे भी नीरज चोपड़ा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही बना रहे हैं, है ना, क्योंकि ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक। अब एशियन में अच्छा एशियन गेम्स तो पिछले एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। तो नॉर्मली ये जितने भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं सब में टॉप ही करते हैं। इन्हीं की तरह हमें भी, आपको भी और हमें भी आपको बिल्कुल टॉप मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराना है। और आपको भी जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे बिल्कुल नीरज चोपड़ा की तरह ही आपको भी हमेशा प्रथम स्थान पर आना है। ओके। तो आज की क्लास में केवल ये कुछ, अच्छा गिनने में ये कुछ ही क्वेश्चन है, लेकिन इससे कितने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। ओके। तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं। और स्टैटिक जीके में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना आर्ट एंड कल्चर को लेके, तो करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर मतलब स्टैटिक जीके कल की क्लास में हम दोनों पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना रखते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।